देखेंगे एक्सरसाइज 2.3। तो उसको देखने से पहले उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम देख लेते हैं। तो उसमें 2.3 में हमको पढ़ना है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, और उसमें ये प्रूव करना है कि जो मैट्रिक्स दिया है वो लीनियर डिपेंडेंट है या लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो पहले हम देख लेते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। तो जब भी देखा हमको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला है इसका यूज करेंगे। x इक्वल टू k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस k3 x3, ऐसे kn xn तक जाएगा, जहाँ x1 x2 ये क्या है, n वेक्टर है, और k1 k2 k ये सब क्या है, स्केलर वेक्टर है। ठीक, तो जब भी हमको कहेगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर निकालने के लिए, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये फॉर्मूला हमको याद रखना चाहिए। ये k1 k2 k3 ये सब क्या है, स्केलर वेक्टर है, और ये x1 x2 ये सब क्या है, n वेक्टर है। अब हम देख लेते हैं लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट क्या है। तो देखिए, जब k1 k2 k3 इनकी वैल्यू जब जीरो रहेगी तो क्या कहा जाएगा कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और जब k1 k2 k3 की वैल्यू नॉन जीरो वैल्यू होगी, यानी कि जीरो को छोड़ के और कोई भी वैल्यू, माइनस में हो या प्लस में, उससे मतलब नहीं है, जीरो को छोड़ के और कोई भी वैल्यू हो यानी नॉन जीरो वैल्यू है, तब हम कहेंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट है। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.3। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है, इफ x1 इक्वल टू 1 2 3 एंड x2 इक्वल टू 2 -2 6 देन सो दैट x1 एंड x2 लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट में क्या था, k1 k2 k3 इनकी वैल्यू जीरो आएगी। किसका यूज, हम किस फॉर्मूले का यूज कर रहे थे, तो देखिए k1 x1 प्लस k2 x2 इसी का तो यूज कर रहे थे। यहाँ पे बस हमने x2 तक क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे x1 x2 की ही वैल्यू बस दी गई है, इसलिए हमने बस x1 x2 तक ही लिया है। अगर x3 की वैल्यू दी रहेगी तो हम x3 भी लेंगे। तो इसको देखते हैं, यहाँ पे k1 k2 ये क्या है, स्केलर है, स्केलर वेक्टर है। अब हम x1 की जगह, ये फॉर्मूला हमने रख दिया, x1 की जगह पे वैल्यू रखा हमने 1 2 3। ठीक, अब हमने x1 x2 इनकी वैल्यू रख दिया। अब हम देखिए k1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 में तो k1 आया, k1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 में तो 2 k1 आया, k1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 में तो 3 k1 आया, प्लस ऐसे ही k2 से मल्टीप्लाई हमने करवाया तो 2 k2 आया, फिर k2 से -2 मल्टीप्लाई करवाया, फिर k2 से 6 में मल्टीप्लाई करवाया। ठीक, और इक्वल टू 0,0,0 लिख लिया हमने। अब देखिए ये k1 है, ये k2 है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक k1 को एक k2 में, एक k1 और एक k2 साथ में लेंगे, k1 प्लस 2k2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 बन गया। ऐसे ही 2k1 माइनस 2k2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 बन गया। 3k1 प्लस 6k2 ये इक्वेशन 3 बन गया। अब इनको हम करेंगे सॉल्व। तो मान लीजिए इक्वेशन 2 हमने लिया, इक्वेशन 2 क्या है, 2k1 माइनस 2k2 इक्वल टू 0। 2k2 जब इस साइड चला गया, माइनस 2k2 जब इस साइड चला गया तो हो गया 2k1 इक्वल टू 2k2, 2 से 2 कट गया तो k1 इक्वल टू k2। अब k1 इक्वल टू k2 है, अब हमने इक्वेशन 1 में k1 की जगह पे k2 रख दिया, क्योंकि k1 इक्वल टू k2, इक्वेशन 1 में हमने k1 की जगह पे k2 रख दिया। इक्वेशन 1 क्या था, k1 प्लस 2k2, k1 की जगह पे हमने k2 रख दिया तो k2 प्लस 2k2 इक्वल टू 0, तो k2 प्लस 2k2 क्या हो जाएगा, 3k2। ठीक, 3k2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जब 3 इस साइड आएगा तो k2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। जब k2 इक्वल टू 0 आ गया, अब यहाँ हम रख देंगे तो k1 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। अब देखिए k1 k2 दोनों की वैल्यू 0 आ गई, यानी प्रूव्ड क्या हो जाएगा, हेंस वेक्टर आर लीनियर इंडिपेंडेंट। हमने यही तो पढ़ा था कि जब k1 k2 इनकी वैल्यू 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखें सेकेंड क्वेश्चन दिया है, प्रूव 1,0,0, फिर दूसरा दिया है 0,0,1, और तीसरा दिया है 1,1,1 आर लीनियर इंडिपेंडेंट। तो इसमें भी वही करेंगे। अब इसमें क्या, x1 की भी वैल्यू दे दिया, x2 की वैल्यू दे दिया, x3 की वैल्यू दे दिया। हमने फॉर्मूला लगाया k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस k3 x3। ठीक, x1 की जगह पे x1 की वैल्यू रखा, x2 की जगह पे x2 की वैल्यू रखा, और x3 की जगह पे x3 की वैल्यू रखा, और करवा दिया मल्टीप्लाई। ठीक, तो k1 का मल्टीप्लाई हमने करवाया 1 से तो k1 आया, k1 का मल्टीप्लाई 0 से करवाया तो 0 आया, ऐसे इसमें करवाया तो 0 आया, प्लस k2 का मल्टीप्लाई करवाया, फिर k3 का मल्टीप्लाई करवाया इक्वल टू 0। ठीक, अब इक्वेशन बनेगा, तो देखिए k2 के यहाँ तो 0 ही हो गया है, इक्वेशन क्या बनेगा, k1 को लेंगे k3 को लेंगे, एक इक्वेशन बन गया, k2 तो 0 ही है। ऐसे ही अब देखिए यहाँ पे k1 0 है, k2 भी 0 है, k3 बस है तो k3 इक्वल टू 0। अब तीसरा इक्वेशन देखिए, ये k1 तो 0 है, k2 है, और प्लस k3 इक्वल टू 0, तो k3 इक्वल टू 0 हो गया। जब यहाँ पे हम k3 की जगह पे यहाँ पे 0 रख देंगे तो k2 इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, तो k2 और k3 दोनों की वैल्यू 0 हो गई। अब हम यहाँ पे भी 0 रख देंगे, क्योंकि k3 की वैल्यू 0 ही तो है, तो यहाँ पे k1 इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, तो k1 इक्वल टू 0, k2 इक्वल टू 0, k3 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, हेंस वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्योंकि सबकी वैल्यू 0 है तो हम जान गए कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव x1 इक्वल टू 1 2 3 एंड x2 इक्वल टू 4, -2, 7 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसको तो आप कर ही लेंगे,
क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने बता दिया, फर्स्ट क्वेश्चन यही तो है, सेम टू सेम, बस यहाँ पे वैल्यू चेंज है। हम क्या करेंगे, फॉर्मूला रखेंगे k1 x1 प्लस k2 x2 इक्वल टू 0, उसके बाद x1 की वैल्यू रखेंगे, x2 की वैल्यू रखेंगे और निकालेंगे। अगर k1 k2 की वैल्यू 0 आ जा रही है तो जान जाएंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर नॉन जीरो वैल्यू आ रही है तो ये प्रूव नहीं हुआ है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सो दैट 1 -1 1 और 2 1 1 एंड 3 0 2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे डिपेंडेंट हमको प्रूव करना है। आगे जो क्वेश्चन थे इंडिपेंडेंट प्रूव करना था, यानी उसमें k1 k2 k3 जितना भी दिया हो उनकी वैल्यू 0 लाना था, लेकिन यहाँ पे नॉन जीरो आएगा तब प्रूव होगा कि ये डिपेंडेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा सा चेंज है जो आपको ध्यान देना है। देखिए क्या करेंगे हम, ये तो लिखना है इफ k1 k2 एंड k3 आर स्केलर वेक्टर सच दैट, ये हमारा फॉर्मूला है k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस k3 x3 इक्वल टू 0। अब x1 की जगह पे x1 की वैल्यू रखा, x2 की जगह पे x2 की वैल्यू रखा हमने और x3 की जगह पे x3 की वैल्यू रखा हमने। ठीक, इक्वल टू 0 0 0 मल्टीप्लाई करवाया k1 का 1 से, ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई, सबका मल्टीप्लाई करवा दिया। उसके बाद हम इक्वेशन बनाएंगे, तो इक्वेशन बनाएंगे तो k1 लेंगे, k2 लेंगे, k3 लेंगे, इक्वेशन 1 हो गया। ऐसे ही माइनस k1 हमने लिया, k2 लिया, k3 की जगह पे 0 है तो 0 ही लेंगे, इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, k1 हो जाएगा, k2 हो जाएगा और k3 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। ठीक, अब इनकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इनकी वैल्यू k1 k3 ये सब कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर कुछ ऐसी वैल्यू आती, मान लीजिए कि ये k1 नहीं आता, k2 इक्वल टू 0 आ जाता, तब तो हम k2 इक्वल टू 0 आ जाता तो k2 की वैल्यू इसमें रख के वैल्यू हम निकाल लेते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हमको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमको निकालना पड़ेगा a k इक्वल टू b। ठीक, ये निकालने के बाद जो इक्वेशन बनेगा उससे हम निकाल पाएंगे k1 k2 और k3 की वैल्यू। ठीक, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमने शायद 2.2 में या 2.1 में हमने इनकी वैल्यू निकालना सीखा था। ठीक, या फर्स्ट चैप्टर में कहीं हमने सीखा था कि इक्वेशन दिया हो तो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 a11 a12 a13, यही तो k की वैल्यू होती है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, इसके नीचे -1, k2 के आगे कुछ नहीं है तो 1 है और ये तो 0 ही है तो 0 रखेंगे। ऐसे यहाँ पे k1 के आगे क्या है 1 है, k2 के आगे क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, k3 के आगे क्या है 2 है। ऐसे हम k की वैल्यू निकाल लिए, सॉरी a की वैल्यू निकाल लिए। k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k1 k2 k3। ठीक, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस साइड वाला 0 0 0। आइए पहले मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे ऐसे निकाल। तो देखिए a की वैल्यू, k की वैल्यू और b की वैल्यू तो सारी 0 ही थी। अब इनको हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को हमको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करना पड़ेगा। ठीक, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कैसे चेंज करेंगे, क्या चाहिए, यहाँ पे 0 3 के फॉर्म में है मैट्रिक्स, तो यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। ठीक, तो हम क्या करेंगे, कैसे 0 आएगा, तो R2 में क्या ऑपरेशन करेंगे, R2 प्लस R1, यानी कि अगर इसमें इसको प्लस कर दे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। R3 में 0 कैसे आएगा, तो अगर इसमें इसको इससे प्लस कर दें यानी कि 1 और प्लस करेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन तो 1 - 1 ही होगा, 0 आ जाएगा। तो कर दिया हमने। R2 में क्या चेंज किया, R2 प्लस R1, R3 में क्या चेंज किया, R3 प्लस R2। R1 तो ऐसे ही लिखेंगे, R2 में चेंज हुआ है R2 प्लस R1, यानी कि -1 + 1 0, 1 + 2 3, 0 + 3 3। R3 में क्या चेंज हुआ है, तो 1 - 1 0, 1 + 1 2, 2 + 0 2, और ये तो ऐसे ही रहेगा k1 k2 k3 0 0 0। ठीक, अभी हमको यहाँ पे 0 चाहिए, तो यहाँ पे 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करवा दें और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो R3 में हमने क्या चेंज किया, 3R3, यानी कि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करवाया, -2R2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दिया, तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, इसलिए 0 आ जाएगा। तो देखिए अब ये R1 तो ऐसे ही लिखेंगे, R2 भी ऐसे लिखेंगे, चेंज कर रहे हैं R3 में, तो देख रहे हैं अब यहाँ पे दोनों 0 है तो कुछ होगा नहीं, 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए R3 में 3 से मल्टीप्लाई करवाए तो क्या आ गया, 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 आएगा, माइनस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो यहाँ पे भी 6 आएगा, तो 6 - 6 0 हो गया। ऐसे यहाँ पे 3 × 2 = 6 और यहाँ पे -3 × 2 = 6, तो 6 - 6 0, ये तो ऐसे ही रहेगा k1 k2 k3 0 0 0। ठीक, अब देखिए मल्टीप्लाई होगा 1 का k1 से, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करके ही मल्टीप्लाई करवाना है, ये ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लाई होगा 1 का k1 से तो k1 प्लस 2 का k2 से तो 2k2, 3 का k3 से तो 3k3 इक्वल टू 0। ऐसे ही किसका, अब किसका मल्टीप्लाई होगा, तो ये 0 का मल्टीप्लाई k1 से हुआ तो 0 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई k2 से हुआ तो 3k2 प्लस 3k3 इक्वल टू 0। ठीक, इनका मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 0 0 ही हो जाएगा, कोई मतलब है नहीं।
अब यहाँ पे देखिए K2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -K3। यहाँ से हमने क्या कर लिया, इसको नाम दे दिया इक्वेशन ए, इसको नाम दे दिया इक्वेशन बी। ठीक, ये K1 प्लस 2K2 प्लस 3K3 इक्वल टू 0 है, और ये क्या है 3K2 प्लस 3K3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया है, इसलिए ये K2 प्लस K3 इक्वल टू 0 आ गया है। तो K2 इक्वल टू -K3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक नॉन जीरो वैल्यू कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पे जो K3 है इसके लिए एक नॉन जीरो वैल्यू कंसीडर कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, लेकिन अगर आप ध्यान दे देंगे तो ये चीज़ें आसान है, कुछ हार्ड है नहीं। बस यहाँ पे 3 इक्वेशन बन गई थी, उन्हीं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको मैट्रिक्स की हेल्प लेनी पड़ी। अगर 2 इक्वेशन होती तो केवल K2 वैल्यू आसानी से निकल जाती, 3 इक्वेशन में भी आसानी से निकल जाती। एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया जिसमें 3 इक्वेशन बन रहे थे, लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट दे दिया था कि K3 इक्वल टू 0, तो हमने वैल्यू सब में पुट किया, उसके बाद सारी वैल्यू निकल गई K1 K2 K3, लेकिन यहाँ पे नहीं निकल पाती। इक्वेशन को सॉल्व भी करते तो सारे कट जाते, K1 K2 सारे कट जाते, K3 भी कट जाता, कुछ आता ही नहीं, इसलिए हमको मैट्रिक्स की हेल्प लेनी पड़ी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, K2 इक्वल टू -K3, तो K3 इक्वल टू एक नॉन जीरो वैल्यू कंसीडर कर लेंगे। तो मान लीजिए लैम्डा हमने कंसीडर कर लिया, नॉन जीरो वैल्यू कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, लैम्डा कुछ भी A B C। ठीक, K3 इक्वल टू लैम्डा कर लिया। तो जब K3 इक्वल टू लैम्डा हो गया तो K2 इक्वल टू क्या आ गया, माइनस लैम्डा, क्योंकि K3 की जगह पे रखेंगे वैल्यू उसकी, तो K2 की वैल्यू माइनस लैम्डा आ गया, K3 की वैल्यू लैम्डा आ गया। अब इक्वेशन ए में रखेंगे K2 और K3 दोनों की वैल्यू। ठीक, इक्वेशन ए क्या है K1, तो K1 प्लस 2K2, तो K2 की वैल्यू क्या है माइनस लैम्डा, तो क्या हो जाएगा -2 लैम्डा। K3 की वैल्यू क्या है लैम्डा, तो +3 लैम्डा इक्वल टू 0। तो देखिए 3 लैम्डा -2 लैम्डा, लैम्डा हो जाएगा, तो K1 प्लस लैम्डा, K1 की वैल्यू क्या आ गई माइनस लैम्डा, यानी K1 K2 K3 तीनों की वैल्यू एक नॉन जीरो वैल्यू आ गई। तो इससे क्या प्रूव होता है कि लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक, प्रूव हो गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं दिखा देती हूँ उसको, लेकिन आप खुद से करेंगे तब आपको पता चलेगा। ऐसे ही मैट्रिक्स की हेल्प लेके उसको भी सॉल्व करना है। यहाँ पे हम मैट्रिक्स ए के इक्वल टू बी निकालेंगे, ए वाले मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करेंगे, उसके बाद हमको इक्वेशन मिलेंगी। इक्वेशन में क्या करेंगे, हम एक नॉन जीरो वैल्यू कंसीडर कर लेंगे और उसके बाद K1 K2 K3 की वैल्यू निकाल देंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5, सो दैट x1 इक्वल टू वैल्यू दे दिया है, x2 इक्वल टू दिया है एंड x3 इक्वल टू दिया है, कह रहा है आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो देखिए इतना मैंने करके आपको बता दिया है इक्वेशन तक। ठीक, आगे मैट्रिक्स आप खुद बनाएंगे और सॉल्व खुद करेंगे। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला रखा, x1 x2 x3 की वैल्यू रखा, मल्टीप्लाई करवाया और ये हमको इक्वेशन मिला। फर्स्ट इक्वेशन देख लीजिए, सेकंड देख लीजिए, थर्ड देख लीजिए, और आप इसकी हेल्प से a के इक्वल टू बी उससे मैट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व करेंगे।